नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जबरदस्त हमला बोला और उन्होंने पश्चिम बंगाल हिंसा और वंदे मातरम पर हुए विवाद पर क्या कहा, इंडिया गठबंधन पर अपने अंदाज में क्या कहा, आपको उसकी डिटेल्स देंगे। और वंदे भारत की दूसरी खबर होगी जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हरियाणा का मेवात अचानक से सुलगने क्यों लगा, कौन है अमन का दुश्मन जिसने फिजाओं में हिंसा का जहर घोल दिया। असल में मेवात के नूह में भगवा यात्रा निकाली जा रही थी और इस पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी और इसके बाद इलाके में आगजनी, हिंसा की तस्वीरें आई। वंदे भारत की तीसरी खबर 2024 के चुनाव को लेकर है, एनडीए की तैयारियों को लेकर है। आपको यह दिखाएंगे कि पीएम मोदी किस तरीके से सहयोगी दलों के सांसदों के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज की चौथी खबर चौंकाने वाली भी है और डराने वाली भी है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश में महिलाएं बड़े पैमाने पर लापता हुई हैं और इनकी संख्या लाखों में है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक इंटरव्यू पर पूरी रिपोर्ट आप देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले योगी का त्रिशूल जिसमें उन्होंने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया, उसकी एक डिटेल आप देखिए। उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। इंडिया नहीं बोलना चाहिए, I.N.D. हर एक उसमें डॉट 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 लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। तो देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का ये त्रिशूल और योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियां। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया है। योगी ने पॉडकास्ट इंटरव्यू में ज्ञानवापी को लेकर हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर दिया और उन्होंने बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर ममता दीदी पर हमला बोला तो विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर प्रहार किया। योगी का यह त्रिशूल विपक्ष को आखिर चुप क्यों रहा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। 2024 चुनाव के लिए पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं। चुनाव से पहले शब्दों की धार तेज हो रही है। अपने बेबाक लहजे के लिए पहचान रखने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पॉडकास्ट शो में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, हर एक उसमें डॉट 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 लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। जब उनसे वेस्ट बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में हिंसा पर सवाल पूछा गया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 6 साल से दंगा नहीं हुआ, वे लोग देश को पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं। वह स्थिति है, 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा, 6 वर्ष में सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को।
जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है। हमने ढोंग नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम गाने से सपा नेता अबू आजमी के इनकार के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना ही होगा। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं, और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। इंडिया गठबंधन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसे इंडिया नहीं कहना चाहिए, ये ... गठबंधन है। चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी। चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वो करामात यूपीए का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या गदर मचा रखी है इन लोगों ने। टीएमसी का हो या जो भी, सबकी एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी बेबाकी और बेझिझक बात कहने के लिए जाना जाता है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी यूपी में मिशन 80 लेकर चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका योगी आदित्यनाथ की ही होगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय भी हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उनकी जिम्मेदारी पूरे देश में बीजेपी की विचारधारा को पहुंचाने की होगी, जिसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अभी दिल्ली के नांगलोई में हिंसा की आग पूरी तरीके से बुझी भी नहीं थी कि हरियाणा का मेवात अचानक से हिंसा की आग में दहकने लगा है। भगवा यात्रा पर पथराव से शुरू हुआ यह विवाद इस हद तक अग्रेसिव, उत्तेजक हो गया कि हालात संभालने मुश्किल हो गए। तस्वीरें आप देखिए। एक व्यक्ति की मौत की खबर है, पुलिसकर्मी को गोली लगी है। हालात इतने ज्यादा विस्फोटक हैं कि दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स लाकर तैनात कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जा रही है। हालात को आपको समझाए, तस्वीरें आप देखिए। किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में हथियार। तस्वीर मेवात के नूह की है। यहाँ शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ। भगवा यात्रा के दौरान अचानक से हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया, गाड़ियों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की। मौके पर कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई है। यहाँ भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मेवात हरियाणा के संवेदनशील इलाकों में से एक है। यहाँ गौ तस्करी से हिंसा के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। नूह में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा की शुरुआत नलहड़ महादेव मंदिर से हुई। धार्मिक यात्रा जैसे ही कुछ आगे बढ़ी, पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते माहौल खराब हो गया। पुलिस बल है वो यहाँ से लेके कहता पलवल, और पलवल से कहता गुरुग्राम की तरफ जितना भी जो एरिया है वो पूरा का पूरा छावनी बना दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है, और जितने भी उग्रवादी जो उधर की तरफ खड़े हैं वो लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो लोग हैं, ये पथराव आप देख सकते हैं, पत्थर यहाँ पर कितने पड़े हुए हैं। पथराव से ही जितनी गाड़ियाँ थी उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालात को संभालने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी। इंटरनेट को बंद कर दिया गया। जिले की सीमाएं सील कर दी गई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पलवल, फरीदाबाद और रेवाड़ी से अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई है। विवाद बढ़ने के बाद पूरे नूह शहर का मार्केट बंद हो गया। वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहाँ पर पहुँच रही है, और हमने केंद्र से भी बात की है। वहाँ से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियाँ हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं।
मेवात ही नहीं, दिल्ली में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। मुहर्रम के जुलूस के दौरान नांगलोई में जमकर हंगामा हुआ था। इसके बाद बदरपुर में तोड़फोड़ की गई थी। नांगलोई में माहौल को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके। असल में 2 दिन लगातार दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई। इलाके के माहौल को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके। पुलिस के मुताबिक ताजियादार सूरजमल स्टेडियम के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन वहां जाने की परमिशन नहीं थी। 6 से 60 ठेलों पर ताजिया लेकर आए लोग भीड़ को भीतर जाने के लिए उकसाने लगे। इनमें से कुछ के हाथ में तलवार, चाकू और लोहे की रॉड थी। पुलिस के मना करने पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि इलाके का माहौल जानने के लिए भारत 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। आखिर ताजिया निकालने के दौरान जो दंगा भड़का है उसकी हकीकत क्या थी और आखिर क्या हुआ था, ये बैठे देखिए यहाँ पे। अब हालात क्या है यहाँ पे? बढ़िया है जी, कोई ऐसे कोई परेशानी नहीं, सब एकता हमारे में आपस के अंदर, सब एक भाई भाई चल रहा है सब। आखिर ये दंगा हुआ क्यों था? बाहर के लोग आए था, यहाँ का कोई नहीं था, बाहर वाले में करवाया था। माहौल ठीक है बिल्कुल, फर्स्ट क्लास, कोई डर नहीं, कोई वैसा नहीं? कोई डर नहीं है, बस पथराव उधर से ही हुआ है कल। जी बिल्कुल, माहौल बिल्कुल ठीक है जी, शांति का माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। सब ठीक है, हिंदू मुसलमान सब ठीक से रह रहे हैं? पहले से रहते हुए आए हैं हम लोग यहाँ पर। ये बाहर वाले आके इधर उधर की उल्टी सीधी बातें हो रही थी, लेकिन सब कंट्रोल करवा दिया, अल्लाह ताला का शुक्र है, सब सही है। मुहर्रम के जुलूस पर बदरपुर में पत्थरबाजी की गई। मकानों दुकानों पर भीड़ ने पथराव किया। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के मौके पर हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने एक ग्रुप को तय रूट से अलग जाने से रोका था। एक शख्स ने एसएचओ पर चाकू से हमला किया। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मियों और राहगीरों को चोटें आईं। पुलिस की गाड़ियां, डीटीसी बसें और निजी कारों में तोड़फोड़ की गई। करीब 4000 की भीड़ में कई शरारती एलिमेंट शामिल थे। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के दौरान पत्थरबाजी मामले में 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश समेत अलग-अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। उधर मेवात में सुलगी हिंसा की आग के बाद इलाके में तनाव है। सवाल यह है कि ये आग कौन लगा रहा है और कानून के हाथ कब तक इन उपद्रवियों तक पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी मिशन मोड में हैं। पीएम मोदी विपक्षी गठबंधन को जवाब देने के लिए एनडीए सांसदों के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग शुरू हुई। असल में ये मीटिंग 11 क्लस्टर्स में होगी, जिसका पहला चरण आज शुरू हो चुका है। मोदी का मेगा प्लान और कैसे तैयार की जा रही है इलेक्शन स्ट्रैटेजी, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से कानपुर, ब्रज, बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसदों से मिल रहे हैं। 18 जुलाई को एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 25 साल पूरे होने पर गठबंधन के 39 दलों की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार एनडीए के चुनाव जीतने की भविष्यवाणी की थी। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। इन बैठकों के जरिए पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। असल में इस चुनाव में बीजेपी 51% वोट की लड़ाई की रणनीति के साथ उतरने जा रही है। प्रधानमंत्री से मीटिंग के लिए भाजपा ने सांसदों को 11 क्लस्टर्स में बांटा है। 31 जुलाई यानी आज पहले और दूसरे क्लस्टर की मीटिंग हो रही है, जिसमें यूपी के कानपुर, ब्रज, बुंदेलखंड के सांसदों से मीटिंग है। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसदों से मीटिंग है। 2 अगस्त को तीसरे और चौथे क्लस्टर की मीटिंग होगी, जिसमें यूपी के गोरखपुर और अवध के सांसदों से मीटिंग होगी। इसके साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से 96 सांसद होंगे।
3 अगस्त को 5वें और 6ठे क्लस्टर की मीटिंग होगी, जिसमें बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के 63 सांसद शामिल होंगे। इसके अलावा 8 अगस्त को राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के 76 सांसदों से मीटिंग है। 9 अगस्त को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के 81 सांसदों से मीटिंग होगी। पूर्वोत्तर के 31 सांसदों से पीएम की मुलाकात की तारीख तय होना बाकी है। पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठकों के दौरान सांसद अपने क्षेत्रों में काम, केंद्रीय योजनाओं की मौजूदा स्थिति पर बात कर सकते हैं। साथ ही पीएम सांसदों को लोगों से जुड़ने का सुझाव दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चौथी वंदे भारत की खबर चौंकाने वाली भी है, अलर्ट करने वाली भी है। देश भर में महिलाओं के लापता होने पर एनसीआरबी के आंकड़े कितने डरावने हैं, आंखें खोलने वाले ये आंकड़े। और सिर्फ महिलाओं को नहीं, हर देशवासी को ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये डरावना खुलासा है और महिलाएं लापता हो रही हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से ज्यादा महिलाएं लापता हुई। 18 साल से ऊपर की लगभग ये संख्या बहुत ज्यादा है। 18 से जो कम उम्र की संख्या है वो है 2,51,430 लड़कियों के लापता होने की। लेकिन कौन कौन से राज्य जहां पर महिलाएं मिसिंग है? मध्य प्रदेश में 1,60,180, 38,234 लड़कियां। महाराष्ट्र में 1,78,400 महिलाएं हैं और 13,033 लड़कियां गायब हैं। पश्चिम बंगाल में आंकड़ा 1,56,905 महिलाओं का है तो लड़कियां 36,606 हैं। दिल्ली, देश की राजधानी, 61,054 महिलाएं तो 22,919 लड़कियां लापता है। छत्तीसगढ़ में 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल में 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हुई हैं। तो ओडिशा में पिछले 3 साल में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां गायब हुई हैं। और ये आंकड़े महिला हिंसा को लेकर डराने वाले भी आंकड़े हैं और इस पर सियासत भी जमकर होती है।